हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो से हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी को। आज हम इस वीडियो में हिंदी को देखने वाले हैं। हिंदी के कुछ मतलब स्टोरीज देखेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपके निबंध से, जो कि आपकी राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बात याद रखना मेरी कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रट्टा मार पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक दिन में आप इतना ही कर सकते हो कि जब भी राइटिंग के बारे में कुछ आए, ठीक है, या कुछ भी लिखने के बारे में आए, तो उसके अंदर आप इतना ज्ञान भर देना, इतना ज़्यादा उसे डिस्क्रिप्टिव वे में लिख देना, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन फालतू की चीज़ें नहीं, उसी हिंदी से रिलेटेड लिखना है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जो भी मैं पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उस पीडीएफ में वही आंसर्स है, वही कॉन्सेप्ट है जो कि समराइज करके लिखे गए हैं। मतलब अगर आप लॉन्ग आंसर्स की बात करते हो, अगर आपको लॉन्ग आंसर चाहिए तो मैं प्रेफर करूँगा कि आपके बुक में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कहीं से भी आपके जो बुक में है वो बहुत ज़्यादा अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं। बस यही है कि उसमें कुछ वर्ड्स हैं या उसमें इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ वो याद नहीं होता, दिमाग में घुसता नहीं है। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो देखो नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस बार टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नहीं है, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाकर उसे ज्वाइन करोगे, वहीं पर आपको पीडीएफ पड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, चाहे वो हिंदी ए हो चाहे वो हिंदी बी हो। और दूसरी बात कि अगर आप मान लो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे व्यंग क्या होता है, तो इसका मैंने बहुत ही शॉर्ट में आंसर यहाँ पे लिखवाया है और बस समझाने के लिए उदाहरण और विशेषताएं लिखवाई हैं। लेकिन अगर आपको इसका लॉन्ग आंसर चाहिए तो मैं शाम तक या थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद, या फिर कल सुबह एग्ज़ाम के टाइम पर मैं यहाँ पर इसके लिए लॉन्ग आंसर भेज दूंगा, जब आप थोड़ा सा उसे गो थ्रू कर लेना। इसके लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको जाके ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। याद रखना मेरी बात फिर से कि जितना आप घुसा सकते हो अपने वर्ड्स को इसमें, उतना आराम से करो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी कहानी के तत्वों का परिचय स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट्स। जब हम कहानी लिखते हैं, ठीक है, जब हम कहानी लिखते हैं तो किन किन एलिमेंट्स का होना जरूरी है, किन किन एलिमेंट्स का मतलब होने से हमारी कहानी और अच्छी होती है। तो आपको देखो यहाँ पर थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखना है कि कहानी एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है जिससे हम भावनात्मक, नैतिकता और बौद्धिक स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं पाठक को। पाठक मतलब जो रीड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहानी लिख रहा हूँ तो जो भी हम मेरी कहानी को पढ़ेगा, या तो वो भावनात्मक तरीके से प्रभावित होगा, या तो नैतिक तरीके से, या तो बौद्धिक तरीके से, किसी न किसी तरीके से वो मेरी कहानी से प्रभावित होगा, तभी तो मेरी कहानी पढ़ेगा। एक सफल कहानी वही होती है जिसमें भावनाएं, घटना और पात्र जीवित हो। ठीक है, और पाठक उससे जुड़ाव महसूस करे, मतलब जिससे वो रिलेटेबल हो। आजकल इंस्टाग्राम पे देख रहे हो कि वही रील ज़्यादा चलती है जो ह्यूमन लाइफ या मतलब लोगों के डे टू डे लाइफ से रिलेट करती है। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि वही एक अच्छी कहानी होती है, सफल कहानी होती है, जिसमें भावनाएं हो, घटना का अच्छे से मतलब बताया गया हो, वर्णन दिया हो, पात्र जीवित हो और पाठक उससे जुड़ाव करे। ठीक है, पाठक फिर से बता रहा हूँ, पाठक यहाँ पर रीडर की बात हो रही है। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसका होना जरूरी होता है कहानी के अंदर। विषय, ठीक है, अब देखो सबसे मेन बात, सब जब विषय ही नहीं रहेगा, मतलब जब आपको यही नहीं पता कि कहानी किस चीज़ से रिलेटेड है, किस डायरेक्शन में जा रही है। कहानी का मूल आधार एक विषय होता है। यह वह विषय वस्तु है जिस पर पूरी कहानी टिकी होती है। मतलब अगर आप थीम की बात करो, किसी भी, जैसे आप पार्टी करते हो, फेयरवेल पार्टी करते हो, तो कोई ना कोई थीम रखते हो। इसका मतलब वो जो पार्टी होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, या उसी कल्चर से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर भी थीम का मतलब वही है, जीवन में मानवीय संबंधों से प्रेम, संघर्ष, राजनीतिक, शिक्षा, नैतिकता, अन्य किसी भी अनुभव से जुड़ाव हो सकता है। विषय जितना भी सशक्त और सजीव होगा, कहानी उतनी ही असरदार होगी। ठीक है, तो विषय देखो प्रेम से हो सकता है, मतलब संघर्ष से रिलेटेड हो सकती है कहानी। तो ये कुछ विषय हैं जो हमारी कहानी को और ज़्यादा बढ़िया बनाती है, मतलब हमारे अंदर उत्सुकता पैदा करती है। मान लो किसी को राजनीतिक कहानियाँ पसंद होगी, किसी को प्रेम कहानियाँ पसंद होगी, तो वो अलग अलग के ऊपर है। कथानक कहानी की घटनाओं को क्रमबद्ध और तर्कसंगत विकास होता है। यह कहानी का वह ढांचा है जिसमें सारी घटनाएं एक सार में पिरोई जाती है। कथानक में आमतौर पर आरंभ, मध्य, अंत होता है। कथानक रोचक, सुसंगठित और स्वाभाविक होना चाहिए ताकि पाठक की रुचि बनी रहे। मतलब
यहाँ पर प्लॉट का मतलब क्या है, कथानक का मतलब कि कहानी किस तरीके से लिखी जा रही है, उसका ढांचा कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई। मतलब आपने पहले शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, उसके मध्य में क्या है, ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन कैसे दिया, आपने निष्कर्ष कैसे लिखा है, कंक्लूजन कैसे लिखा है। तो ये चीज़ भी एक कहानी को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बनाती है। नाउ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो तीसरा गया कैरेक्टर्स। भाई बिना कैरेक्टर्स के कोई कहानी पढ़ता है, आप खुद सोचो, बिना कैरेक्टर्स के कोई कहानी नहीं होती है। भले ही एक कैरेक्टर हो लेकिन उसमें कैरेक्टर होना ही चाहिए। कहानी में प्रस्तुत व्यक्ति या चरित्र पात्र को चरित्र या पात्र कहलाते हैं। मतलब जो व्यक्ति या फिर कोई सा भी ऐसा मतलब जीव जंतु जो कहानी में हो उसे हम पात्र कहते हैं, यानी कैरेक्टर कहते हैं। ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पाठक को भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। पात्र दो प्रकार के होते हैं, मुख्य पात्र और गौण पात्र, ठीक है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। जैसे हमारे फिल्मों में होता है, एक होता है लीड कैरेक्टर मतलब लीड हीरो, और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं। पात्रों का चित्रण ऐसा होना चाहिए कि जीवंत लगे, उनका संवाद, उनकी सोच, व्यवहार वास्तविक प्रतीत हो। मतलब रियलिटी में, मतलब रियल होना चाहिए, थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया से अलग ही आप कहानी लिख के बैठे हुए हो। परिवेश का तात्पर्य है कहानी का समय, स्थान, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। मतलब वो कहानी किस समय की है, ठीक है, किस स्थान की है, किस समय की बात की जा रही है, किस संस्कृति की बात की जा रही है। यह कहानी को यथार्थता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यदि कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है तो उसका भाषा शैली, रहन सहन और सोच भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर कहीं गांव की कहानी है तो भाई अब गांव जैसे ही लिखोगे ना। ऐसा तो लिखोगे नहीं कि मान लो गांव की कहानी है और गांव में कोई लैम्बोर्गिनी से घूम रहा है, ठीक है, गांव में कोई इंग्लिश में बातें कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गांव में पढ़े लिखे नहीं होते, बट वहाँ पे जो रहन सहन होता है, वहाँ पे जो भाषा शैली होती है, बोलते हैं लोग एक दूसरे से, वो गाँव की देसी भाषा में ही बोलते हैं। संवाद यानी डायलॉग्स। संवाद पात्रों की सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व को उजागर करने का एक माध्यम है, ठीक है, कि पात्र हमारे कहना क्या चाहते हैं स्टोरी में। वो जब डायलॉग ही नहीं लिखोगे तो फिर बता कैसे पाओगे। अच्छे संवाद कहानी को सजीव बनाते हैं और कथा को गति प्रदान करते हैं। संवाद संक्षिप्त, स्वाभाविक और प्रभावशील होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने कहा था ना, जितना भी ज्ञान हो उतना डाल देना। स्वाभाविक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, जो भी हो डाल देना। भाषा शैली, लैंग्वेज एंड स्टाइल। अब भाषा शैली तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, क्या टोन है आपका स्टोरी का। भाषा कहानी की आत्मा होती है। हिंदी कहानी में सरल, सहज और प्रभावशील भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक और बात, किसी भी स्टोरी, अभी मैं स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, आपको स्टोरी पता चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा कोई स्टोरी आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बोले कि भाई इसमें भाषा शैली की बात बताओ, तो एक बात बताओ, कहानी पढ़ने के बाद आपको ये तो पता लग जाएगा कि कहानी में कैरेक्टर्स क्या है, कहानी में क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर भाषा शैली की बात करूँ आंसर लिखने की, तो आप खुद सोचो ना, जब उसकी मतलब जो भी राइटर होंगे, जो भी ऑथर होंगे, उनकी स्टोरी बुक में दी हुई है, तो क्या उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रूड वे में लिखा होगा, क्या गाली गलौज की होगी? नहीं ना। तो सरल, यही सब लिख देना, सरल, सहज, प्रभावशील, आकर्षक तरीके से बोला है, ठीक है। जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लॉजिकल चीज़ें लिख सको उतना लिख देना, ठीक है। नाउ दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पर बात कर रहे हो, ठीक है। यह लेखक का वह नज़रिया होता है जिससे वह कहानी को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। या प्रथम पुरुष मैं, द्वितीय तुम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने पढ़ा होगा। तो किस तरीके से वो प्रस्तुत करना चाह रहा है, दृष्टिकोण के अनुसार ही पाठक को जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखो, कहने का मतलब यह है कि मान लो मैंने एक कहानी लिखी और मैंने उसमें ये लिखा कि मैं जा रहा था और मैंने एक पहाड़ देखा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब मैं उसको फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी जगह मैं कहानी लिख दूँ कि एक लड़का था राम, वो जा रहा था और उसने एक पहाड़ देखा, तो इसका मतलब वो तृतीय पुरुष यानी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि वो कहानी किस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर है, ठीक है, किस तरीके से आप उसे पढ़ रहे हो। भावनात्मक और उद्देश्य, इमोशन एंड पर्पस। हर कहानी का एक पर्पस होता है, हर कहानी का एक इमोशन होता है, ठीक है। कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई मॉरल स्टोरी होती है, या तो वहाँ से कोई ना कोई सीख मिलती है, चाहे वो फनी स्टोरी ही क्यों ना हो। कहानी में किसी न किसी भावना का होना आवश्यक है, करुणा, प्रेम, क्रोध, व्यंग, ठीक है।
यहाँ संदेश को भी लेकर आती है जो पाठक के मन में विचार और संवेदनाओं उत्पन्न करती है। निष्कर्ष आप पढ़ लेना, ये पूरी जो ढांचा है पूरा इजी करके मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, कहानी विधा का सामान्य परिचय दीजिए। सामान्य परिचय देना है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, वही यहाँ पे बता देना है, ठीक है। कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित, ये सब बता देना। कहानी साहित्य का एक प्रमुख गद्य विधा है, याद ये तो हर चीज में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। जो जीवन की किसी घटना, अनुभव, समस्या संक्षिप्त, रोचक, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है, ठीक है। यह एक ऐसी रचना होती है जो पाठक को कुछ ही समय में मनोरंजन के साथ साथ भावनात्मक, नैतिक। कहानी के बारे में जो लिख सकते हो यार लिख देना। कहानी का मतलब कहानी का जन्म प्राचीन काल में लोक कथाओं, धार्मिक आख्यानों और कथाओं से हुआ माना जाता है। देखो एक और बात कि मान लो प्राचीन काल, ये वो युग आपको नहीं याद हो रहे तो सीधे सीधे राजा महाराजा पे चला जाओ कि इसकी शुरुआत बहुत साल पहले हो चुकी थी, कई ज़्यादा लेखकों ने अपना योगदान दिया, ठीक है। तो बीच में ऐड कर लो, बीच में ऐड करना सीख जाओ आप, आंसर्स को जितना लंबा हो सके उतना बना के खींच देना। लेकिन आधुनिक कहानी एक विकसित और संपूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरी। भारत में आधुनिक कहानी की शुरुआत प्रेमचंद जैसे महान लेखकों से मानी जाती है, ठीक है। एक और बात कि आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखना, मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ें मतलब कि आज की जो नई कहानियां हैं और जो पहले की पुरानी कहानियां होती थी उनमें कई ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। पहले के जो कहानी लेखक होते थे वो शब्दों को पूरा उड़ेल के डाल देते थे अपनी कॉपी में, अपने पन्ने में, ठीक है। उनमें एक भाव होता था, ऐसी चीज़ें लिख देना कहानी से प्रक्रिया, ताकि जो सर चेक कर रहे हो उनको भी लगे कि भाई मतलब बंदा कुछ करके ही मानेगा, मतलब बंदे में ज्ञान बहुत है, ठीक है। कहानी का प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। संक्षिप्तता, मतलब बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। लंबी नहीं होती बट एकदम ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आए। और एक और बात यार, मैं बोल रहा हूँ कि ऐड कर देना, ये लिख देना, वो लिख देना, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो भाई नहीं पढ़े हैं अभी तक या एक दिन में बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं या एक दिन में निकलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ चुके तभी मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि भाई यही लिख कर आना, यही लिख कर आना, और फिर आप बोलो कि ऐसा ऐसा बोला था, ठीक है। कहानी अधिक लंबी नहीं होती, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होता, मतलब जितना रिलेटेड है कहानी से, जितना इंपॉर्टेंट है उतना लिखो और बताओ कि उसमें इमोशन क्या, बस बात खत्म। एकता, इसमें एक ही मुख्य घटना, विचार एवं भाव होता है जिससे एकता बनी रहती है, मतलब एक ही घटना के बारे में बात की जाती है शुरू से लेकर लास्ट तक, जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है। प्रभाव उत्पादकता, ठीक है। हार्ड वर्ड तो यार मैंने भी यूज़ कर लिए पर कोई नहीं। प्रभावकता, अगर प्रोनाउंस गलत किया हो तो उसके लिए सॉरी। कहानी का अंत या घटनाक्रम पाठक पर गहरा प्रभाव डालता है। अभी देखो इस थर्ड वाले पॉइंट को काटना और सीधे सीधे लिख देना प्रभाव डालने योग्य या प्रभावशील, कि प्रभाव डालना मतलब प्रभाव डालना चाहिए, ठीक है। उस घटना का या उस कहानी का कोई ना कोई प्रभाव होना चाहिए, ठीक है। गहरा प्रभाव होना चाहिए पाठक पर, सीधी सीधी बात है। यहाँ इतना हार्ड वर्ड लिखा हुआ है। पात्र चित्रण, बहुत कम पात्र होते हैं, पात्र बहुत कम रखते हैं, लेकिन उनका चित्रण जीवंत और सजीव होता है, लेकिन उनका चित्रण इस तरीके से होता है कि वो हमारे निजी जीवन पे प्रभाव डाल सके, ठीक है। संवाद और भाषा, डायलॉग्स और भाषा का भी ध्यान रखा जाता है। तो देखो मैं चाहता हूँ ना कि मतलब कुछ भी करके इजी तरीके से हम इसको निपटा दें, ज़्यादा इसे कॉम्प्लेक्स ना बनाए, ठीक है। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस को हटाओ, थ्योरी है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करोगे, फिर तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो उस पर ध्यान लगाना है हमको, ये तो बस निकलना है। कहानी के प्रकार, सामाजिक कहानी, प्रेम कहानी, रूढ़िवादी और पौराणिक कहानी, मनोरंजन कहानी, प्रेरणात्मक कहानी। ये मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है, निष्कर्ष पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब यार सामाजिक और प्रेम कहानी में आपको बस समझाने बैठूंगा तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। हिंदी कहानी का विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। विकास यात्रा पर यहाँ पे प्रकाश डालना है। विकास यात्रा अगर आपको याद ना हो तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। देखो विकास यात्रा में आपको युग के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब ये इन लेखक के युग में ये हुआ था, इनके युग में ये हुआ था, ठीक है। तो आपको याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। नहीं होता है तो कुछ लेखक के नाम याद कर लो, उससे रिलेटेड, और फिर उनका ही युग बनाकर, टाइम तो छोड़ ही देना, टाइम इग्नोर करना, उनका ही युग बनाकर फिर नीचे आपको जितना ज्ञान हो सके, ठीक है, जितना हो सके अच्छी चीज़ें वो भर देना,
ठीक है। हिंदी कहानी का इतिहास, मैं ये नहीं, देखो नहीं आएगा तब की बात कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि रट्टा मारना, देखो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रट्टा मार सकूँ वो भी इस सब्जेक्ट को, ठीक है, या समझ सकूँ या इतना याद ही कर सकूँ यार, इतना ज़्यादा मेरे से भी नहीं हो पाएगा। और आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी हिंदी कहानी का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है, ठीक है। इसका विकास 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ, लेकिन इसकी जड़ें 19वीं सदी में ही देखने को मिलती हैं। मतलब 20वीं सदी के शुरुआत से इसका विकास होना स्टार्ट हुआ, लेकिन ये पता चलता है कि भाई 19वीं सदी में ये विकास मतलब था, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता था। तो ये छोटी छोटी लाइन तो आपको याद ही हो जाएंगी। अब भाई इतना भी कंजूसी मत कर देना। हिंदी कहानी में समाज, संस्कृति, राजनीतिक और मानव जीवन के अनेक पक्षों को अपनी अभिव्यक्ति दी है। यहाँ पे देखो, हिंदी कहानी का विकास यात्रा पूछ रहा है, ऊपर की कुछ लाइन उठाना जो हमने ऊपर आंसर पढ़ी कि हिंदी में ये होता है, हिंदी कहानी में ये होता है, उसको भी इसको थोड़ा बड़ा बना के लिख देना, बात खत्म। प्रारंभिक दौर, हिंदी कहानी का बीजारोपण भारतेंदु युग जो कि 1868 से 1885 तक, मैंने फिर बोला इसको इग्नोर करना टाइमलाइन को। उस समय कहानियाँ धार्मिक, नैतिक, उद्देश्यात्मक होती थी। मैंने कहा था ना अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। यह कहानियाँ शिक्षा पर प्रद होती थी, ठीक है, जिनका उद्देश्य पाठकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना था, देशभक्ति जगाना था, उनको बताना था कि कैसे अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, कैसे प्यार करते हैं, ये सब। इन कहानियों में कल्पना, चमत्कार का प्रभाव अधिक रहता था। अब भाई पिछले के ज़माने में परियों की कहानी सुना देती थी हमारे दादा दादी, ठीक है, तो उस समय के जो लेखक होंगे वो भी तो चमत्कार और कल्पना की बात ज़्यादा करेंगे। लल्लू लाल, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र आदि लेखकों ने इस समय के कहानी के बीज बोए, ठीक है, समझ में आया। प्रारंभिक दौर में तो अब आता है द्विवेदी युग। ये क्या है? इस समय हिंदी कहानी में थोड़ी गंभीरता प्राप्त की। अब देखो, आप जो पहले वाला पॉइंट लिखोगे ना, जो भी पॉइंट लिख रहे हो पर पहले वाले पॉइंट पे आपको अच्छी अच्छी बातें बतानी, फिर दूसरे वाले पॉइंट पे आपको स्टार्ट इस चीज़ से करना है कि इस समय हिंदी फिर थोड़ा डेवलप हुआ, इस समय लोगों ने फिर धीरे धीरे और अच्छी कहानी और हिंदी में बदलाव आने स्टार्ट किए। भाई अब युग बदल रहे तो बदलाव आना स्टार्ट करोगे ना। में यथार्थ सामाजिक जीवन के लिए सामने आने लगे पंडित माधवराव सप्रे, सॉरी यार अगर ये राव मतलब गलत प्रोनाउंस हो रहा है तो, ठीक है, की कहानी एक टुकड़ी भर मिट्टी की हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। ये पहली मौलिक कहानी है, इसे थोड़ा याद कर लेना, थोड़ा जोर लगा के। कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें सामाजिक यथार्थ, चरित्र चित्रण और सजीव संवादों की झलक दिखाई देती है। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और रामचंद्र शुक्ल जैसे लेखकों ने भी कहानियाँ लिखी, ठीक है, आया समझ में। आप एक काम करना, कोई अगर देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ना याद हो लेखक का नाम, ठीक है, दिमाग में ना आए तो एक भारी भारी कोई पुराने ज़माने के नाम सोचना, ठीक है, और ऐड कर देना कि इन्होंने भी लिखने की कोशिश की, इन्होंने भी आगे बढ़ाया, ठीक है। मतलब अब नहीं आ रहा है तो कोई छोड़ के मत आ, मेरा कहने का मतलब ये। प्रेमचंद युग, अब प्रेमचंद जैसे ये लेखकों का नाम नहीं बदलना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, उनका ही नाम बदले फिर बचा क्या। यह हिंदी कहानी का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है, सबसे बेस्ट काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं हम लोग। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कहानी का जनक कहा जाता है। उन्होंने कहानियों को ग्रामीण जीवन, किसान, श्रमिक स्त्री, जातिवाद, गरीबी, अन्याय जैसे विषयों से जोड़ा, ठीक है, कहानियों को ऐसे जोड़ा कि मतलब इन सब पे भी लिखा जा सकता है। प्रेमचंद को कहानियाँ जैसे पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, सदगति आदि आज भी बेहद लोकप्रिय है। उन्होंने आज भी यह हमारे बुक में दिया रहता है यार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रगतिवाद युग, ठीक है, प्रगतिवाद युग। इस समय हिंदी कहानी में सामाजिक परिवर्तन और क्रांति की भावना दिखाई दी। लेखक ने शोषण, अन्याय, देखो जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है उस तरीके से हमारे पाप बढ़ते जा रहे हैं, उस तरीके से अन्याय, शोषण बढ़ता जा रहा है, तो अब कहानियाँ उस पर भी होंगी। उस समय कहानियाँ उस पर नहीं होती थी, अब कहानी उस पर भी होगी। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि भाई इस समय पर ज़्यादातर घटनाओं के क्रम के बारे में, देश के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाने लगा, ठीक है। सज्जन सिंह, यशपाल, भीष्म साहनी, ये सब चीज़ें, ये सब राइटर्स लिखते थे। नए कहानी आंदोलन 1950 के दशक में हिंदी कहानी में एक नई दिशा का उदय हुआ, जिसे नई कहानी आंदोलन कहा गया। इसमें व्यक्ति की आंतरिक संवेदनाओं, संघर्षों, मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इस दौर में कहानियाँ शहरी जीवन, अस्तित्व, संकट और
व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थी। ठीक है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, कृष्ण सोबती इन आंदोलन में प्रमुख चेहरे रहे। एक बात और, नई कहानियों की, मॉडर्न कहानी को जहाँ भी बात आप लिखना चाहो तो आपको ये लिखना है, ऐसे लिखना कि भाई मतलब ये पहले चमत्कार और कल्पना देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस ऐसे कहानियों का ज़्यादा रुचि नहीं रहा लोगों में। अब लोग रिलेटेबल कहानी पढ़ना पसंद करते थे। रिलेटेबल मतलब जो उनकी आम जिंदगी से जुड़ा हो, ऐसे हिंदी लिखने बिल्कुल अच्छी तरीके, रिलेटेबल नहीं लिखना हुआ। समांतर और दलित साहित्य की भूमिका। 1970 के बाद हिंदी कहानी में विविधता और गहराई और बढ़ी। इस समय दलित, आदिवासी, महिला और हाशिए पर पड़े समुदाय की आवाज़ कहानियों में सुनाई देने लगी। ठीक है, ओम प्रकाश होगा शायद, अच्छा हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, उषा प्रियवदा, चित्रा, ये सब लेखक थे जिन्होंने इस समय पे भाग लिया था और कहानी लिखी थी। तो कहने का मतलब ये है, इस वाले में मैं बता रहा हूँ आपको ये लिखना है 1970 के बाद कि जो ऐसे समुदाय थे, ऐसे दलित लोग थे, ऐसे आदिवासी लोग थे, ऐसे महिलाएं थे, ऐसे लोग थे जिन पर शोषण हो रहा था, कुछ भी ऐसा जो संकट से जी रहे थे अपनी व्यक्तिगत रूप से, तो उनकी आवाज़ अब कहानियों में सुनाई देने लगी। वो कहीं ना कहीं उनकी जो मतलब दर्द था, उनका जो मतलब जीवन था, वो कहानियों के माध्यम से लोगों के सामने आने लगा। ठीक है, तो देखो मैं अभी बोलते समय इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा लाइन बोल जा रहा हूँ तो वहाँ पर यार सही में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं लिख सकता हूँ तो आप भी लिख सकते हो। ठीक है, आधुनिक युग। आज के दौर में हिंदी कहानी तकनीक, बाजार, अकेलापन, सूचना युग, सोशल मीडिया, वैश्वीकरण, अलग अलग मतलब बिजनेस कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें कहानियों, अब ऐसी कहानियाँ हमारे सामने देखने को मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी निबंध की विकास यात्रा। भाई हिंदी निबंध के बारे में लिखना है, हिंदी निबंध के बारे में आप नहीं लिख पाओगे। अगर नहीं लिख पाओगे तो क्या बात करते हो यार। हिंदी साहित्य की विधाओं में निबंध एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय गद्य विधा है। ठीक है, जिसे गद्य मतलब निबंध को गद्य का सौंदर्य रूप भी कहा गया है। ठीक है, इसमें लेखक अपने विचारों को, अनुभव, भावनाओं और ज्ञान को स्वतंत्र रूप से कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। एक सेकंड, मुझे आप कमेंट में बताना कि गद्य विद्या है ये। ठीक है, ये गद्य विधा है, क्योंकि मतलब जो बुक मैंने जिस सर से पढ़ रखा था तो उन्होंने विधा ही बोला था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। हिंदी निबंध का विकास एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है जो विभिन्न चरणों में गुजरकर आज के स्वरूप में पहुंचा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। और हिंदी निबंध के बारे में आप जितना हो सके हिंदी निबंध ही लिख देना, हिंदी निबंध के बारे में। ठीक है, बड़ा करके अच्छी तरीके से। एक बात याद रखना, जो मैंने आपको बताया था प्लॉटिंग, अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, कथानक, आंसर में आप वो जितना अच्छा लिखते हो ना, वो बहुत प्रभाव मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ही आप मेरे से ब्रिलियंट हो, मान सकते हैं, बिल्कुल आप होंगे भी, बट जो आंसर राइटिंग है वो थोड़ी बढ़िया अच्छी तरीके से आप लिखोगे तो और ज़्यादा बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको वैसे नहीं बोल रहा कि आप मतलब ताने वाने नहीं दे रहा, बट आपको समझा रहा हूँ कि यार अच्छी तरीके से लिखना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना कि मतलब लिख के चले आए, पैराग्राफ लिख कर भाग गया। ठीक है, टाइम कम हो वो अलग की बात होती है। निबंध का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? 8वीं और 9वीं शताब्दी में प्राचीन साहित्य के धार्मिक ग्रंथों और उपदेशात्मक गद्य में मानी जा सकती है, जैसे संत साहित्य, एक सेकंड कलर चेंज हो गया क्या, संत साहित्य, नीति शास्त्र, उपदेश। हालांकि उस समय यह विधा एक स्वतंत्र रूप में नहीं थी। तो ये याद रखना कि पहले प्रारंभ में क्या होता था, पहले संत होते थे, पहले हमारे ऋषि मुनि होते थे, तो वो इनके हमारे पास देखने को मिलते थे, इनके निबंध। तो पहले स्वतंत्र रूप में नहीं थी, अन्य विधाओं के अंतर्गत ही आती थी। ठीक है, पहले निबंध एक अलग टॉपिक नहीं हुआ करता था, पहले किसी और टॉपिक के अंदर ही आता था। आधुनिक हिंदी निबंध का प्रारंभ। हिंदी में स्वतंत्र निबंध लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। ठीक है, इस समय भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण, समाज सुधार आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के कारण कई सोच और विचारधाराओं पर उदय हुआ। तो एक बात बताओ यार, जैसे जैसे टॉपिक बदलता जा रहा है, आपने कहीं ना कहीं तो हिस्ट्री पढ़ी होगी,
ठीक है। कहीं ना कहीं आपने हिस्ट्री का एक दिमाग में इमेजिनेशन होगा कि भाई 19वीं सदी में क्या हुआ था, 18वीं सदी में हमारे पास क्या देखने को मिला था। तो जिससे जैसे आपके कि 18वीं सदी में कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो था हमारे पास आंदोलन देखने को मिले थे 1857 का, ठीक है। इन सब का आंदोलन देखने को मिला था। फिर 19 शताब्दी में क्या हुआ, आज़ादी से रिलेटेड मिले हमें देखने को। तो उन टॉपिक को आप ऐड करते जाना कि भाई निबंध फिर इन पे भी स्टार्ट होने लगे। समझ में आया। आरंभिक निबंधकार, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त और प्रेमचंद, ठीक है। ये लोग तो सबसे मेन थे, इनका नाम भूलना नहीं है आपको। भारतेंदु युग, इस काल में निबंधों में धार्मिकता, सामाजिक सुधार और स्वदेश प्रेम की भावना प्रमुख थी, ठीक है। भाषा सरल और जन सामान्य के लिए उपयुक्त बनाई गई, बहुत अच्छी बात है। द्विवेदी युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को गंभीरता, तर्क, भाषा, शुद्धता और शैली में अनुशासन प्रदान किया। यह युग निबंध को गद्य साहित्य का सम्मानजनक विधा बनाने में सफल रहा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत इजी हिंदी लिखी है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। छायावादी युग, इस समय निबंधों में भावुकता, अंतिम चिंतन, साहित्यिक सौंदर्य का समावेश हुआ। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने निबंध विधा में योगदान दिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। महादेवी वर्मा को श्रृंखला की कड़ियाँ जैसे एक सुंदर भावनात्मक निबंध संग्रह है। मतलब देखो यार, मैंने कहा था ना, यहाँ पे देखो ज्ञान लिखा हुआ है, बस आपको कुछ लेखक उठाने में आप इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ज़्यादा निबंध को अच्छा बनाया, बस। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद का बदलना नहीं है, याद रखना। प्रेमचंद ने यथार्थवादी दृष्टिकोण से निबंध लिखे। उन्होंने किसानों, गरीबों, स्त्रियों, अभी ऊपर जो कहानी की बात है वही यहाँ पे लिखती। आधुनिक युग, अब हिंदी निबंध हर क्षेत्र को स्पर्श करने लगा, राजनीतिक, सामाजिक। आधुनिक युग में पर्यावरण, जो जो पाप होते हैं आधुनिक युग में, हमारे कलयुग में, वो सब ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी निबंध की विशेषताएं, विषयों का विविधता, ठीक है, एक से एक किसी भी विषय पे आप लिख सकते हो। शैली की स्वतंत्रता, ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब गंभीरता से भी लिख सकते हो, व्यंग्यात्मक से भी लिख सकते हो, आत्मकथा भी लिख सकते हो, आप फनी भी लिख सकते हो, कॉमेडियन भी लिख सकते हो, प्रेमिका के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। सामाजिक जागरूकता, आप समाज को जागरूक कर सकते हो निबंध की वजह से। भावनात्मक अभिव्यक्ति, आप अपने भावनाओं को भी अभिव्यक्त कर सकते हो निबंध के अवसर से, मतलब अपनी भावनाओं को लिख सकते हो। आपके घर में भी आपकी नहीं सुनी जाती, एक काम करो, जल्दी से निबंध लिख के पब्लिश कर दो, सुनी जाएगी फिर, ठीक है। नाउ हिंदी एकांकी विधा का सामान्य परिचय। हिंदी एकांकी, मैंने कहा था कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ता होना चाहिए। अभी देखो स्टोरी तो 2-2 मिनट का काम है, स्टोरी 2-2 मिनट में उड़ाएंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे। अभी इसी में टाइम लग रहा है, जो लग रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर नहीं है पेशेंस तो यार थोड़ा फास्ट कर लो वीडियो को, और क्या, पर वीडियो को छोड़ के मत जाना। एकांकी नाटक का एक विशेष संक्षिप्त विधा है, ठीक है, विद्या है, जिसमें एक ही अंक अर्थात एक ही खंड में संपूर्ण नाटक कथा प्रस्तुत की जाती है। यह एक ऐसी साहित्यिक विद्या है जो नाटक की सभी विशेषताओं को समेटते हुए भी संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करती है। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशेष स्थान है, क्योंकि यह संदेश, संवेदना, सामाजिक चिंतन को प्रभावशाली। देखो हिंदी एकांकी का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से नाटक जो एक बार में ही खत्म कर दिया जाए। जैसे जो स्टेज पे किया जाता है, जो परफॉर्मेंस की जाती है, तो जो नाटक करके हमें दिखाया जाता है वो हमारी हिंदी एकांकी है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो संवेदना, संदेश, सामाजिक चिंतन, ये सब ऐड करना नहीं भूलना है, याद है ना। ज्ञान, एकांकी का अर्थ अब यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। एकांकी शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, एक अर्थार्थ और एक अर्थार्थ, एक मतलब एक का मतलब एक ही है, तो भाई सबको पता है। और अंक अर्थार्थ अवधि यानी दृश्य, ठीक है। एक दृश्य, इसका मतलब क्या है, एक दृश्य यानी एक टाइम पे हुआ क्या था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ क्या था, ऐसी कौन सी चीज़ किस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी। इसका सीधा अर्थ है एक ऐसा नाटक जो केवल एक अंक में ही समाप्त हो जाए, मतलब एक दृश्य में ही समाप्त हो जाए, एक बार में, दोबारा नहीं, मतलब जैसे फिल्मों की तरह होता है, ठीक है। यह एक ऐसी नाट्य रचना है जिसमें सामान्यत एक ही समस्या या भाव पर केंद्रित रखकर कथा को विकसित किया जाता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, जितनी पात्रों की संख्या होगी इतनी कन्फ्यूजन बढ़ने के चांसेस होते हैं। स्थान परिवर्तन भी बहुत कम होते हैं। अब एक ही स्टेज पे मान लो हो रहा है,
ठीक है। अगर मैं बात करूँ रामायण की, रामलीला की, अगर वो एक ही दिन में कराया जाने लगे तो सोचो वहाँ पर जो स्टेज बने होंगे उसमें जो मान लो राम सेतु का जो सीन चल रहा है, अब अचानक से वहाँ पर लंका का सीन बनाने में कितना ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो बहुत ही कम स्थान परिवर्तन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और समय की भी एकता होती है, मतलब समय एक साथ ही, समय मतलब जैसे स्टार्ट हुआ उसके एक साथ ही ख़त्म करा दिया जाता है। हिंदी एकांकी का विकास, हिंदी में एकांकी का आरंभ 20वीं शताब्दी और प्रारंभिक वर्षों में हुआ। आरंभ में यह विद्या नाटक से प्रभावित थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक अपना स्वतंत्र रूप धारण कर लिया। जैसे समाज में परिवर्तन आया, वैसे वैसे एकांकी भी सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक विषय हो गए, समावेश हो गए, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एकांकी की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, ठीक है। एकांकी का सबसे बड़ा गुण इसकी संक्षिप्तता है, ठीक है। यह एक ही दृश्य में संपूर्ण कथा को प्रस्तुत करता है, ठीक है, अच्छी बात है। केंद्रित कथानक, इसमें एक ही समस्या या भाव को इर्द गिर्द पूरा प्रसंग घुमाया जाता है, मतलब जो मेन चीज़ होती है वो एक ही जगह पे फोकस की जाती है, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम में या एक ही भाव में फोकस की जाती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं ऊपर बताना भूल गया था, देखो यहाँ पर मैंने आंसर में क्या ऐड किया था, थीम, विषय वस्तु, ठीक है, और कथानक एक अलग था, है ना, कथानक एक अलग था जिसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लॉट के टाइप में बताया था आपको कुछ। तो एक बात याद रखना, आपको आंसर मिल सकते हैं कहीं कहीं जिसमें कथानक को ही विषय वस्तु कहते हैं, ठीक है। अभी तक जो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे वो फिर मतलब क्या पता क्या सोच रहे हो, बट कथानक को ही विषय वस्तु कहा गया है कहीं ना कहीं। तो आपको कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो बढ़िया लगे, ठीक है, या जो अच्छा लगे वो ही लिख सकते हो। वो मैंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लिखोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, कथानक को ही विषय वस्तु कहा गया, यानी राजनीतिक पौराणिक किस तरीके से आप थीम किया उसका वो क्या लिखते हो, कथानक को ही कहा गया, ठीक है। आप अलग अलग करके भी आराम से लिख सकते हो। गंभीरता और प्रभाव, ठीक है, गंभीरता होती है और एक प्रभाव डालने की कोशिश होती है एकांकी की। सीमित पात्र बताया था मैंने आपको। नाटकीयता, नाटक के तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है, और इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो कि भाई कम स्थान होते हैं, ठीक है, संवाद बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं और प्रभावशील होते हैं। जितना ज्ञान हो उतना कर सकते हो यार। प्रमुख हिंदी एकांकीकार भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, मोहन राकेश, शिवनाथ सिंह, जगदीशपुर, ये सब एकांकीकार है प्रमुख हिंदी के। हिंदी एकांकी का महत्व, ठीक है। अब यार महत्व पढ़ने मत बैठो, महत्व आप खुद से भी बढ़िया बना के लिख सकते हो, PDF आपको मिल ही जाएगा। निष्कर्ष इसका पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हिंदी एकांकी विद्या आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रभावशील विद्या है। यह कम समय में अधिक प्रभाव छोड़ने वाली रचना होती है, समाज के विविध पक्षों पर उजागर करती है। देखा, मैंने कहा था ना, जितना ज्ञान हो सके यार उतना ज्ञान यहाँ पे डाल दिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना रटने बैठोगे ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। संस्मरण क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सीधी सीधी बात है भाई, आपके साथ जो हो रखा है, जो पहले हो रखा है, जो आपके साथ पिछले घटनाएं हो रखी हैं, अनुभव है आपका, उसे कहानी की तरह उसे लेखक बन के आप उतार देते हो, तो इसे ये कहते हैं संस्मरण, ठीक है। वह साहित्यिक विद्या है, संस्मरण वह साहित्यिक विद्या है जिसमें लेखक अपने अतीत के अनुभव, स्मृतियों, महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। यह आत्मकथात्मक गद्य का हिस्सा होता है। आत्मकथा, जैसे आत्मकथा लिखते हैं ना, ऑटोमेटिक कह रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ना, उसी का हिस्सा है ये, ठीक है। मेरे साथ जो हुआ है, आत्मकथा क्या होती है कि उसमें हम पूरी अपने जीवन की पूरी चीज़ें लिख देते हैं कि भाई क्या हुआ था मेरे साथ, क्या नहीं हुआ था, वो होती है। तो उसी का एक छोटा पार्ट आता है हमारे पास संस्मरण, मतलब किसी एक घटना के बारे में लिखना बस, परंतु इसमें पूरे जीवन का नहीं होता, बल्कि किसी एक विशेष घटना के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। यह इसे थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देना। परिचय मतलब इसमें भावनात्मक होती हैं चीज़ें, इसमें लेखक के प्रभाव डालना चाह रहा है कि उसके साथ जो चीज़ें हुई आपके साथ ना हो, तो थोड़ा ऐड कर देना। विशेषताएं, लेखक की व्यक्तिगत दृष्टिकोण और अनुभव प्रमुख होते हैं, ठीक है। भाषा भावनात्मक, आत्मीय और वर्णनात्मक होते हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों का भी समावेश हो सकता है, ठीक है। एक से एक यहाँ पर हार्ड वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। बताओ यार,
सीधी सीधी बात है, विशेषताओं में ये लिख देते कि लेखक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ कहना चाहता है, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट ये लिख सकते थे कि इससे कई ज़्यादा समाज में प्रभाव पड़ता है, कुछ भी लिख सकते थे आप, लेकिन यहाँ पर हार्ड का यूज़ किया गया। भावनात्मक ये ठीक है, आत्मीय ये ठीक है, वर्णनात्मक ये ठीक है। उदाहरण, महादेवी वर्मा की मेरा परिवार, महादेवी वर्मा ने जो मेरा परिवार लिखा था, या श्रृंखला की कड़ियाँ, ये उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखा था। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी एक संस्मरण है उनका, ठीक है। महत्व, हमें लेखक के जीवन को झलक देने के साथ साथ उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को भी समझने में मदद करता है कि मतलब उस समय पे समाज कैसा था, ठीक है, उस समय पे लोगों की सोच कैसी थी, उस समय पे एक पर्टिकुलर रीजन में लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था। व्यंग बहुत लोगों को पता होगा, व्यंग क्या होता है। व्यंग का मतलब होता है ताने मारना, सीधी सीधी बात है। व्यंग एक ऐसी साहित्यिक विद्या है जिसमें लेखक हास्य के माध्यम से समाज की कुरीतियाँ, राजनीतिक भ्रष्टाचार और मानव व्यवहार विरोधाभासी पर तीखा प्रहार करता है। मतलब हंसते हंसते उनकी बेइज्जती करता है, हंसते हंसते उनको बताता है कि भाई तुम कहाँ स्टैंड करते हो। इसका उद्देश्य केवल हंसाना नहीं बल्कि सोचने पर मजबूत करना होता है, ठीक है। विशेषता, हास्य के साथ साथ आलोचना का तत्व होता है, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तंज किया जाता है, ठीक है। और सरल, चुटीली और प्रभावशाली भाषा का उपयोग होता है। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट एक ही साथ लिखे गए, तो सरल को आप अलग से लिख सकते हो, चुटीली को अलग और प्रभावशाली को अलग, ठीक है। सरल मतलब हो गया सिंपल, चुटीली मतलब जो दिल पे लग जाती है, और प्रभावशाली मतलब जो प्रभाव डाल देती है। उदाहरण, शरद जोशी की रचनाएं जैसे रविवार की छुट्टी थी, हरीश शंकर परसाई की ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार की ताबीज, ठीक है, ये सब होता है। व्यंग समाज का आईना है, समाज को आईना दिखाता है कि भाई तुम क्या हो। जैसे हमारे घर में होता है कि जब हम लेट तक सोए रहते हैं तो फिर आपके पापा मम्मी ये बोलना स्टार्ट करते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर यही रहेगा, नालायक है ये। तो एक तरीके से ये व्यंग कसते हैं या हंसते हुए बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं, तो आपको आईना दिखाते हैं कि बेटा तू कहाँ है, तू कैसा है, ठीक है। रेखा चित्र, स्केच और कैरेक्टर स्केच, ठीक है। रेखा चित्र एक ऐसी साहित्यिक विद्या है जिसमें व्यक्ति, घटना, स्थान या जीवन स्थिति को ऐसे जीवंत चित्रण किया जाता है कि पाठक के सामने वह चित्र सजीव हो उठता है। स्केच की बात हो रही है यहाँ पर। स्केच को आप अगर जितना लिख सकते हो स्केच में कि उसमें प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है, किसी घटना के बारे में बताया जाता है, वो आप लिख देना। विशेषताएं, चित्रण करते समय लेखक की भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। पात्र के व्यक्तित्व, चाल चलन, रहन सहन और विस्तृत रूप में दिखाया जाता है। साहित्यिक सौंदर्य, कलात्मक और का समावेश होता है, ठीक है। महत्व, रेखाचित्र हमें किसी व्यक्ति या घटना के भीतरी और बाहरी रूप को देखने की दृष्टिकोण देता है। अब एक बात बताओ, कई सारी कहानी हमारे बचपन में थी, जैसे दो बैलों की कथा या कोई सी भी कहानी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाता था यार मुझे बचपन में, बट वो हमारे पास चित्र वहाँ जो बना रहता था वो तो कंप्यूटर से बना था, बट वहाँ पे जो चित्र बना होता था अगर वो लेखक ने बनाया होता तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी मेरी चीज़ों को समझने में, इमेजिन करने में। संस्मरण, व्यंग और रेखा चित्र, यह तीनों साहित्यिक विद्या न केवल गद्य साहित्यिक को समृद्ध बनाती है बल्कि पाठकों को मन में गंभीरता, हास्य, मानवता की भावना को भी जगाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको लिखना है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है कौन, ये साहित्यिक विद्या, ठीक है। ये सारे इसमें तो देखो जितने यहाँ पर हो सकते थे, जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन्होंने बता दिए हैं। PYQs भी है, या PYQs के बेसिस पे बताए गए हैं। तो आप एक बार मुझे बता देना अगर आपको कोई आपके आइडिया में अगर कुछ चीज़ छूट रही है, ठीक है। वैसे तो कुछ छूटेगी नहीं, बट आप बता देना, और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पता चल जाए और मैं जो भी भेजूँ वहाँ पर। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक PDF के लिए ज्वाइन करना, आपको हैंड टू हैंड PDF वहाँ पर मिल जाएगी, हिंदी ए हो या हिंदी बी हो। तो अब हम आ चुके हैं स्टोरी पे। अब स्टोरी को ध्यान से पढ़ना, स्टोरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि स्टोरी के बारे में जो भी आएगा, देखो भाषा शैली आता है तो आपको भाषा शैली में एक बात याद रखना है कि भाषा शैली आपसे पूछता है या किसी के चरित्र चित्रण पूछता है तो आपको उस व्यक्ति के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में, उस पात्र के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से लिख देना, थोड़ा अच्छे से तरह, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन करके। दूसरी बात ये है
कि अगर मान लो भाषा शैली पूछता है तो देखो कोई सा भी राइटर होगा, कोई सा भी ऑथर होगा, तो वो अपने भाषा कोई रूटली तो लिखेगा नहीं या गाली गलौज तो करेगा नहीं अपने मतलब स्टोरी में। तो आपको भाषा शैली अगर नहीं पता है, एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं पता, तो भाषा शैली हमेशा आपको ये याद रखनी है कि सरल होती है, संवेदनशील होती है, प्रभावशाली होती है, आकर्षक होती है, ठीक है, रिलेटेबल होती है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप उस पूरा आंसर बना सकते हो और साथ ही साथ उस स्टोरी के लाइन्स भी लिख कर चले आना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मतलब अब स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक स्टोरी को मैंने हटा दिया है, कुछ 2 निबंध है और 2 स्टोरी है, ठीक है, और लास्ट में हमें एक स्टोरी देखने को मिलेगी। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो, मतलब अब कहानी के सिलसिले को। अभी तक जो था वो ठीक था, अभी तक जो भी मैंने बताया वो हिंदी के कुछ टर्म्स और क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में आएंगे। मलबे का मालिक, हमारा पहला जो स्टोरी है वो ये है मोहन राकेश। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप इसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी पढ़ो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होता क्या है कि इसमें ना एक अब्दुल गनी नाम का एक व्यक्ति होता है। अब्दुल गनी नाम का एक व्यक्ति होता है, वो बंटवारे के टाइम की ये कहानी है, ठीक है, विभाजन के टाइम के, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो उस समय पर अब्दुल गनी जो होता है वो अपने परिवार को छोड़कर लाहौर चला जाता है। इसके परिवार वाले मना कर देते हैं, जो कि अमृतसर में होते हैं, तो वो लोग उसे मना कर देते हैं। इसके बेटे का नाम होता है चिराग, तो वो लोग मना कर देते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ छोड़कर, हम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो अब्दुल गनी वाला लाहौर चला जाता है। फिर 7 साल बाद वो वहाँ आता है उसी अमृतसर की गलियों में, और अमृतसर की गलियों को देखता है। असल में वो कुछ लोगों के साथ हॉकी का मैच देखने के बहाने यहाँ पर इंडिया में आता है, लेकिन हॉकी का मैच देखना तो सिर्फ बहाना था, उसे एक्चुअली में अमृतसर की गलियाँ, अमृतसर के बाज़ारों की याद आ रही थी, वहाँ पे आके देख रहा था, मतलब वो फिर से वही यादें ताज़ा करने आया होता है। मलबे का मालिक एक बेहद मामरिक और गहराई से लिखी हुई कहानी जो भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ठीक है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि विभाजन के सिर्फ जमीन नहीं बांटी, बल्कि इंसानियत, रिश्ते, भावनाएं, पहचान भी बांट दी। कहानी का मुख्य पात्र अब्दुल गनी है, जो वर्ष बाद पाकिस्तान से अमृतसर लौटता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। एक बूढ़ा मुसलमान, ये अब्दुल गनी अब बूढ़ा हो चुका है। पहले उस समय सोचो उसका बेटा बड़ा था, तो उस समय वो कम से कम 40 का होगा, 40-45 का, बट अब 7 साल बाद वो बूढ़ा हो चुका है। जो पाकिस्तान में बस जाने के बाद पहली बार भारत वापस आता है। उसका बहाना है कि अमृतसर में एक हॉकी मैच देखने आया है, ठीक है, लेकिन उसका असली मकसद अपने पुराने मकान, यादों को देखना है, जहां उसका परिवार पहले रहा करता था। वर्ष पहले जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय अमृतसर में सांप्रदायिक दंगे हुए और मुसलमानों को पाकिस्तान भागना पड़ा। गनी भी उन्हीं में से एक था। समझ में आया आपको गनी का पूरा मैटर? तो जब वो आता है, हमारे गनी भाई जब अपनी गलियों में आते हैं, तो गली के बाहर एक वहाँ पे एक अमृतसर में एक बांस मार्केट था। अभी आपको पता चलेगी अब्दुल गनी जब बासा बाजार की पुरानी गलियों में जाता है, तो वह सब कुछ बदल चुका होता है। रास्ते भूलने पर वह एक मनोरी से मदद मांगता है। अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि जब वो बासा बाजार में जाता है, तो उस बासा बाजार में एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत बुरी आग लग जाती है, जिसमें आसपास की दुकानें और जितने भी लकड़ी के सामान है, जितने मकान होते हैं, सारे जल जाते हैं, चाहे वो हिंदू के हो चाहे वो मुस्लिम के हो, ठीक है। तो उसी बीच ये अब्दुल गनी खड़े होकर अपनी गलियां पहचानता है कि मेरी गली एक्चुअली में है कौन सी। ये अपने पैरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, बट फिर वह हिचकिचा के पीछे आ जाता है। ये सोचता है कि ये गली मेरी होगी या नहीं होगी। कुछ देर बाद एक छोटा सा बच्चा, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, एक छोटा सा बच्चा मतलब इसकी तरफ, मतलब गलियों में घूमता है, तो ये उसे धुतकार कर बुलाता है, ठीक है, पुचकार कर कि अरे, जैसे बच्चों को बुलाया जाता है वैसे बच्चे को बुलाता है और अपने जेब से उसे कुछ देने के लिए निकालता है, मतलब पैसे निकालता है, कुछ भी देने के लिए निकालता है। वो बच्चा बहुत छोटा रहता है। पीछे से उसकी बहन आती है, जो कि करीब 16 या 17 साल की होती है। तो फिर उसकी बहन उसे पकड़ लेती है और उसे किसे पकड़ती है, बच्चे को पकड़ लेती है और उसे वापस ले जाने लगती है। तो वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहती है कि चुप हो जा कमबख्त, वरना मुसलमान ये वो तुझे उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बाद अब जो पैसे उसने निकाले होते हैं अब्दुल गनी ने, वो अपने जेब में ही वापस रख लेता है और फिर वो टोपी अपनी उतार कर फिर सर खुजलाने लगता है। तो इसी में एक बंदा वहाँ से आता है चाबी घुमाते हुए, ठीक है, एक युवक आता है चाबी घुमाते हुए, जैसे हाथों में चाबी घुमाते हैं ना उंगली में फंसा के, वैसे घुमाते हुए आता है
और पूछता है कि क्या हुआ मुल्ला जी, यहाँ पे कैसे खड़े हो। ठीक है, वो पूछता है अब्दुल गनी से। तो वो अब्दुल गनी थोड़ी देर सहम के, थोड़ी देर चुप रह के अब उसकी ओर देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम मनोरी है ना। ठीक है, अब समझ में आया मनोरी कहाँ से आया बीच में। तुम्हारा नाम मनोरी है ना। तो मनोरी पूछता है, मनोरी जो चाबी घुमा रहा होता है उसके हाथ से चाबी रुक जाती है। मनोरी अब्दुल गनी को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। तो वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। ठीक है, तो अब्दुल गनी कहता है कि मेरा बेटा चिराग, चिराग गनी जिसका नाम था, तो चिराग बहुत साल पहले, 7 साल पहले तुम्हारा दर्जी हुआ करता था, वो भी तुम लोगों का दर्जी हुआ करता था। तो मनोरी भी उसे पहचान लेता है कि अब्दुल भाई आप आए हो। तो मनोरी उसका हाथ पकड़ के फिर उसे अपने घर की ओर ले जाता है। यहाँ पर एंट्री होती है एक विलेन की, जो कि पीपल के पेड़ के नीचे लेटा होता है रक्का पहलवान। पहले आप पढ़ लेते हैं थोड़ा, जो उसे पहचान लेता है। ठीक है, और उसके पुराने मकान तक ले जाता है मनोरी। लेकिन वहाँ पहुंचकर जो वो देखता है उससे उसका दिल टूट जाता है। वो बहुत सुंदर घर अब एक जले हुए मलबे में बदल चुका था। अब उसका जो घर होता है वो पूरी तरह से जल के टूट चुका होता है। उसका मकान अब टूटी हुई ईंटों, गिरी हुई दीवार और जले हुए दरवाजों का ढेर बन चुका होता है। गनी भावुक हो जाता है। उसके मलबे को देखकर वह अपने बेटे चिरागुद्दीन नाम था उसका, बहू और पोता पोती की याद में टूट टूट कर रो पड़ता है। वो कभी चौखट के पास जाता है, कभी दरवाजे के चौखट को पकड़ कर उसे मतलब उसे ऐसे करते हैं ना, जैसे उसकी जो पेंट होते हैं उसे छुड़ाने की कोशिश करना, तो वो करने लगता है और उसी को पकड़ पकड़ के रोने लगता है। धीरे धीरे पाठक को यह पता चलता है कि रक्खा पहलवान जो कभी उसका पड़ोसी और दोस्त था, अब रक्खा पहलवान जो था वो इन लोगों का कभी पड़ोसी या दोस्त हुआ करता था। रक्खा पहलवान एक ऐसे मुसलमान का नाम है जो कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर उसका दबदबा चलता था। वहाँ का डॉन था वो। डॉन मतलब जैसे होता है ना कुछ जिनमें बॉडी वॉडी आ जाती है तो खुद को दादा समझने लगता है, उसी तरीके से उसी ने दंगों के समय लालच में आकर, अब रक्का पहलवान का क्या था कि गनी को ये लगता था, अब्दुल गनी को ये लगता था कि रक्का पहलवान हमारा दोस्त है, पहले की तरह ये हमारे घर में मतलब मेरे बेटों की रक्षा कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा। तो अब्दुल गनी को ये लगता था। लेकिन एक्चुअली में जो रक्का पहलवान था उसकी नज़र थी चिराग के घर पे, यानी अब्दुल गनी के घर पे। पूरे परिवार के मौत के घाट उतार दिया जाता है। होता ये है कि जब वो वहाँ जा चुका होता है तो कुछ साल पहले जो रक्का पहलवान है वो चिराग के घर जाता है और चिराग को नीचे बुला के फिर उसे बोलने लगता है, मारने लगता है कि ले पाकिस्तान, ले तुझे पाकिस्तान देता हूँ, और उसे वहीं ख़त्म कर देता है। फिर उसी के साथ उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाता है और लाश का कोई ठिकाना नहीं मतलब राज का कोई ठिकाना नहीं पता चलता, ताकि वह उसका मकान हड़प सके, इसीलिए वो उसे मार देता है। ठीक है, ये तो यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होता है कि तभी रक्का पहलवान के पास एक बंदा जाता है और रक्का पहलवान से कहता है कि भाई अब्दुल गनी आया है। ठीक है, अब्दुल गनी आया है, वो अपने मकान के मलबे पे जाकर रो रहा है। तो रक्का पहलवान कहता है वो उसका मलबा नहीं, वो तो हमारा मलबा है। ठीक है, वो तो हमारा मलबा है। तो फिर उधर से थोड़ी देर बाद जो मनोरी होता है वो अब्दुल गनी को वापस ला रहा होता है। मनोरी को और पूरे मोहल्ले वाले को सब कुछ पता रहता है कि किसने किसकी हत्या की है। अब मोहल्ले में ये खबर होता है कि वो जो छोटे बच्चे को पैसे देने की कोशिश करता है अब्दुल गनी, वो रामदास का बेटा होता है। एक रामदास करके व्यक्ति होता है, उसका बेटा होता है। तो मोहल्ले में ये खबर फैल चुकी थी कि रामदास के बेटे को किसी एक मुसलमान ने उठाने की कोशिश की है। तो सब अपने अपने घर के अंदर जा चुके होते हैं और खिड़कियों से झांकते हैं। तो अब रक्का पहलवान को ये लगता है कि मनोरी ने कहीं अब्दुल गनी को सब कुछ सही तो नहीं बता दिया। ठीक है, यहाँ कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। गन्नी इस बात से अनजान है कि रक्का ही उसका गुनहगार है। अब गन्नी को ये लगता है कि किसी दंगे में मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, लेकिन गन्नी को ये नहीं पता था कि रक्के पहलवान ने ही मेरे बेटे, बहू और पोता पोती को मारा होता है। तो जो बनोरी होता है वो इस तरीके से गन्नी का हाथ पकड़कर उसके सामने से ले जाता है मानो वो ऐसा चाह रहा हो कि वो गन्नी का आमना सामना हो ही ना रक्का पहलवान से। वह उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन गन्नी का आमना सामना होता है, वह उसे देखकर मुस्कुराता है, उसे दुआएं देता है और मानता है कि शायद उसके परिवार को किसी दंगाई ने मारा होगा। अब गनी उससे एक बात कहता है कि भाई मतलब इमोशंस अपने बताता है कि तुम्हारे रहते हुए मेरे परिवार के साथ कैसा हो गया, चिराग तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था। और ये हमेशा कहता था चिराग, गनी भैया, रक्का भैया के होते हुए, रक्का पहलवान के होते हुए मुझे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। सोचो कितना बड़ा विश्वासघात किया उसने। यह नहीं जानता कि वही मालिक अब रक्का है,
मतलब उस मलबे का मालिक अब रखा है। क्यों? क्योंकि उसने उसके परिवार को मार दिया। गन्नी बदल या घृणा की भावना से नहीं, बल्कि अपनी स्मृति और अपनत्व की तलाश में आया है। गन्नी का अंतिम वाक्य, अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे। अब गन्नी जो होता है वो इस बात से अनजान है कि उसके बेटे को मारा गया है, तो वो उसे आशीर्वाद देता है, उसे दुआएं देता है रखा पहलवान को कि अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे, जीते रहो, खुशियाँ देखो। कहानी को एक ऐसी मानवीय ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां जाति, धर्म और नफरत बिनी बन जाती है, बौनी बन जाती है, सॉरी। समझ में आया? देखो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, वैसे मेरे को पर्सनली भी इंटरेस्टिंग लगी, अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें तब भी। ठीक है, अब हमारे मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जो कि है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो कि एक यमन के राजकुमारी की कहानी और उसके प्रेमी की कहानी है। तो विस्तृत सारांश देख लेते हैं पहले। यह कहानी प्रेम, त्याग और देशभक्ति जैसे उच्च मानवीय मूल्यों को एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने इसमें यह संदेश दिया है कि इस संसार का सबसे अमूल्य वस्तु और धन है ना सौंदर्य, ना भौतिक सुख, बल्कि वह बलिदान है जो कोई व्यक्ति अपने देश समाज के लिए करता है। और वो बलिदान हमारे इंडियन आर्मी देख लो, आज हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हमारे इंडियन आर्मी आज भी तैनात है। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है ये देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिलफिगार नाम के एक युवक से। दिलफिगार वो प्रेमी होता है उसका, जो दिलफरेब, याद रखना यहाँ पर प्रेमिका का नाम है दिलफरेब और मतलब जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम है दिलफिगार। ठीक है, नाम की सुंदर युवती से प्रेम करता है। दिलफरेब उसकी प्रेम निष्ठा की परीक्षा लेना चाहती है। अब दिलफरेब ये चाहती है कि मैं जानूं कि मुझसे कितना प्रेम करता है, इसलिए वह एक शर्त रखती है कि अगर दिलफिगार उसे विवाह करना चाहता है तो उसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ ला कर दे, अनमोल रत्न ला कर देगा। अगर वह इससे असफल रहता है तो उससे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। वाह क्या शर्त है ये! क्योंकि दिलफरेब यमन की राजकुमारी रहती है तो उसके पास ये पावर है कि दिलफरेब को कटवा दे, सॉरी दिलफिगार को। पहले प्रयास में वो क्या लाता है? अपराधी के आंसू लाता है। कैसे? दिलफिगार यात्रा पर निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक अपराधी को देखता है जिसको फांसी दी जा रही होती है। उस अपराधी की आंखों में आंसू बह रहे होते हैं। जब उससे आंसू का कारण पूछा जाता है तो वह कहता है कि वह अपने मासूम बचपन को याद कर रहा है जब वो एक निर्दोष बच्चा था। दिलफिगार को लगता है कि यह आंसू पश्चाताप, मासूमियत और एक टूटी हुई आत्मा का प्रतीक है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यही हो सकती है। वह उस आंसू को एक बूंद शीशी में भरकर दिलफरेब के पास लौटता है, लेकिन दिलफरेब उसे अस्वीकार कर देती है, यह कहते हुए कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह नहीं हो सकती। तो दूसरा प्रयास जो कि सती की राख। दिलफिगार फिर से निकल पड़ता है। इस बार एक स्त्री को देखता है जो अपने पति की मृत्यु के बाद स्वयं को चिता में झोंककर, जैसे सती प्रथा होती थी हमारे यहाँ, सती होने जा रही होती है। समाज उसकी स्तुति कर रहा होता है और उसे देवी के रूप में पूजा कर रहा होता है। दिलफिगार को लगता है कि एक स्त्री का यह त्याग संपन्न इतना बड़ा बलिदान एक ही तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। उसे ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न रखता है। तो वह चिता की राख लेकर दिलफरेब के पास पहुंच जाता है, मगर दिलफरेब अभी भी असंतुष्ट थी और कहती है कि इसमें आत्म इच्छा नहीं बल्कि सामाजिक दबाव हो सकता है, इसीलिए यह अभी अनमोल रत्न नहीं है। सही बात कहती है कि मान लो वो लड़की नहीं चाहती होगी कि मैं मतलब आत्महत्या करूं या फिर मैं चिता में जल जाऊं, समाज के प्रति समाज का दबाव करवा देता है। तीसरा प्रयास, देशभक्त का रंग। थोड़ा निराश होकर दिलफिगार एक युद्ध के दौरान की ओर जाता है और वह एक घायल राजपूत सैनिक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राजपूत इज द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स। ठीक है, चाहे वो आज हो चाहे वो पहले हो, को देखता है जो देश के लिए लड़ते अपने प्राण त्याग रहा होता है। मरते समय वह सैनिक के मुख पर मुस्कान होती है और वह देश के लिए, रक्षा के लिए स्वयं को अर्पण कर देता है। दिलफिगार उसे सैनिक के बहते शरीर से बहती रक्त की एक बूंद को शीशी में भरकर वापस लौटता है। ये दिलफिगार थोड़ा मूर्ख नहीं था, अगर मान लो वो मर रहा होता है तो भाई उसकी हेल्प करने की बजाय उसकी शीशी में खून मर लेता है। इस बार जब वह दिलफरेब के सामने आता है, बूंद रखता है, तो दिलफरेब हृदय बदल जाता है। वह गंभीर स्वर में कहती है, हाँ यही है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। यह रक्त है एक सच्चे देशभक्त का। इसमें आत्म बलिदान, निस्वार्थ प्रेम, एक मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना
होती है। तो ये है हमारा सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो देखो मैं हिंदी बी की भी वीडियो डाल चुका हूँ और हिंदी ए की भी वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे को पर्सनली हिंदी ए की जितनी कहानी है ना, जितने निबंध है वो ज़्यादा मज़ेदार लगे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे कंपेरिजन, मतलब अगर कंपेरेटिव टू किससे, हिंदी बी से। ठीक है, तो अच्छी कहानी है आप लोगों में, तो इसका एडवांटेज उठाओ और तगड़े तगड़े आंसर लिख के लाना। और इंडियन आर्मी के लिए ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट में लिखें, क्योंकि आज वही है जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आज वही है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। मुख्य संदेश क्या था? मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न एक भौतिक वस्तु नहीं है, यह आत्मा का बलिदान है जो राष्ट्र के लिए दिया जाता है। देशभक्ति, त्याग, निस्वार्थता, मानवता और यही जीवन का मूल्यवान पूंजी है। नाउ अंडरस्टैंड। अब देखो उत्साह, यह एक निबंध की तरह है। अगर मैं आपसे एक बच्चों की तरह बोल दूं, सीधी सीधी बात बताना, अगर मैं आपसे बच्चों की तरह बोल दूं कि मुझे उत्साह पे यानी एक्साइटमेंट पे एक निबंध लिख के दिखाओ, तो क्या आप लिख नहीं पाओगे? ठीक है, मान लिया कि मैं आपसे अचानक से बोलूँगा तो लिख नहीं पाओगे, बट यहाँ से रीड करने के बाद, आप गूगल से रीड करने के बाद जाओगे, बुक से रीड करने के बाद जाओगे, तो क्या कुछ भी नहीं लिख पाओगे? यार ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में आने के बाद ये न लिख पाना बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध उत्साह एक प्रेरणादायक और आदर्शवादी निबंध है। ठीक है, एक निबंध है, भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, जिसमें लेखक ने उत्साह के महत्व और उसकी शक्ति को रेखांकित किया है। इस निबंध की भाषा शैली सरल, प्रभावपूर्ण, प्रभावशाली है। मैंने बताया था भाषा शैली का कैसी होती है। यह न केवल छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि सामान्य पाठकों के लिए भी अत्यधिक समझने योग्य है। आइए हम इस निबंध की भाषा शैली के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करें। पहला, सरल और सटीक भाषा यूज़ की गई है इसमें। उत्साह के ऊपर देखो, उत्साह मतलब वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि उत्साह जो होती है वो खुद के मन से आना चाहिए। ठीक है, वो खुद के मन से क्या मतलब है कि अगर कोई मुझे फोर्स कर रहा है और मैं वो काम कर रहा हूँ, या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किसी चीज़ की नीड है, तब मैं उस काम को कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें उत्साह देखने को नहीं मिलता है। उत्साह वो जो मन से काम करने का हमारा मन करे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह निबंध में बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। शब्दों की रचना और वाक्य विन्यास बहुत ही सहज, ताकि हर व्यक्ति उसे समझ सके। लेकिन लेखक ने कठिन शब्दों या जटिल शब्दों संरचना से बचे हुए मतलब सरल और सटीक भाषा का प्रयोग किया। जो कहना चाहते थे वही किया है। ठीक है, उदाहरण के लिए मनुष्य के भीतर की शक्ति, आत्मविश्वास, उत्साह की शक्ति जैसे शब्द सीधे तौर पर पाठकों के दिल पर छूते हैं। ठीक है, प्रेरणादायक और उत्साह वर्धक शैली। निबंध की मुख्य शैली में प्रेरणा और उत्साह का मिश्रण है। उत्साह और प्रेरणादायक चीज़ें लिखी गई हैं। लेखक ने उत्साह की शक्ति को व्यक्त करने के लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। निबंध के पूरे प्रभाव में लेखक युवाओं और सैनिकों को उत्साह से भरा हुआ उदाहरण देता है और बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में उत्साह है तो वो किसी भी संकट से पार जा सकता है। यह शैली पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भरी हुई है। भावनाएं व्यक्त करता है, हर लाइन इसकी भावनाएं व्यक्त करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में भावनाओं का सुंदर मिश्रण किया है उन्होंने। ठीक है, ये चीज़ आप बताने लायक नहीं। सजीव और चित्रात्मक भाषा, साहित्यिक तत्वों का प्रयोग, साहित्यिक तत्व जो होते हैं अच्छे उपमा, रूपक, अलंकार, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए निबंध को लिखा गया है। शैली की उद्देश्य पूर्णता, मतलब कि उद्देश्य क्या था इस शैली का, ये बताता है। लेखक का उद्देश्य इस निबंध के माध्यम से पाठकों को उत्साह और आत्मबल के महत्व को समझाना था। उन्होंने प्रेरणादायक और उद्देश्यपूर्ण शैली में निबंध लिखा है, ताकि लोग अपने जीवन में उत्साह को अपनाकर अपनी कठिनाई और समस्याओं से उभर सके। समझ में आ गया? तो भाषा शैली में क्या लिखना है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। निष्कर्ष आप पढ़ लेना, यहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। आचरण की सभ्यता वही चीज़ है, निबंध ही है, बस मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, अगर आपको अगर मैंने बोला है आपसे कि अगर आपको PDF चाहिए केवल, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो हो सकता है मैं रात को या कल सुबह आपके पेपर की देने से बहुत पहले
मैं आपको कुछ आंसर या जो मुझे ज़रूरी लगेंगे, जो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखे, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी। आचरण की सभ्यता सरदार पूरन सिंह द्वारा लिखा गया है। एक अत्यंत विचारशील और नैतिक मूल्यों पर आधारित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने बताया है कि सच्ची सभ्यता कपड़े, बोली या रहन सहन में नहीं होती, बल्कि इंसान के व्यवहार, आचरण और उसके नैतिक मूल्यों में होती है। यानी यहाँ पे भी ज्ञान है, मतलब ज्ञान ही आपको लिख के आना है। यह निबंध हमें याद दिलाता है कि शिक्षा, धन, पद, वेशभूषा से कोई महान नहीं बनता, बल्कि विनम्रता, सेवा भावना और दूसरों के प्रति सहानुभूति ही व्यक्ति को सभ्य बनाती है। एक थोड़ा टॉपिक से हट के बात बताता हूँ। ऐसे जो निबंध है ना, चाहे वो उत्साह हो, चाहे वो आचरण की सभ्यता हो या देशभक्ति हो, ऐसे निबंध उन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, वो अच्छे लिखने वाले हैं जो कि बचपन से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते आए हैं। सीरियसली, मतलब उसमें जो चंपक लाल रहते हैं, उनकी बातें सुनकर, उनके संस्कार देख देख कर आपके मन में इतने वर्ड आते गए होंगे, इतने ज़्यादा सेंटेंसेस आ गए होंगे कि ये स्टूडेंट्स आराम से लिख लेंगे। बाकियों की मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं लिख पाएंगे, बट वो अच्छे से लिख पाएंगे, मतलब उनको दिक्कत नहीं होगी। मुख्य विषय वस्तु लेखक के अनुसार आज की दुनिया में लोग सभ्यता के केवल बाहरी दिखावे से जोड़ कर रखते हैं, जैसे अच्छे कपड़े पहनना, अंग्रेजी बोलना और उच्च वर्ग की जीवन शैली अपनाना। तो सेंट्रल आइडिया जो है इस निबंध का वो ये है कि भाई अच्छे आचरण, मतलब आचरण की सभ्यता ये होनी चाहिए। अगर आप जीवन में सभ्य बनना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहने, ठीक है, इंग्लिश बोलें, ये ज़रूरी नहीं आपका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड अच्छा हो, बल्कि एक अच्छा व्यवहार, एक विनम्र व्यवहार लोगों के प्रति होना चाहिए। अगर इसे बड़ा करना होगा तो कैसे करेंगे? आप ऐसे लिख सकते हो कि सभ्य लोगों के कुछ ऐसे मतलब विशेषताएं होती है, जैसे विनम्रता, सेवा भावना, दूसरों के प्रति सहानुभूति। 3 यहाँ पॉइंट मिल गए, तीनों को अलग अलग करके बड़े बड़े में लिख देना। सीधी सीधी बात है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे फिर आपको लिखना है कि जैसे आप मान लो जिस व्यक्ति का आचरण नेक, सरल, दयालु और सेवा भाव से भरा हो, वही यहाँ पर असली में वास्तविक सभ्यता कहलाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सभ्यता को चिपका देना है कि भाई अच्छे कैसे बनना है। संत वाली सारी बातें आपको यहाँ पे चिपका देनी है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेगा। मुख्य बिंदु, ठीक है, मुख्य बिंदु क्या क्या है, अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ से देख सकते हो। सभ्यता का अर्थ, लेखक कहते हैं कि सभ्यता केवल शारीरिक और भौतिक नहीं हो सकती। वह कहते हैं कि सच्ची सभ्यता व्यक्ति के व्यवहार से झलकती है। हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। अगर किसी का आचरण दूसरों के लिए सम्मानजनक है, नहीं है, तो वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह सभ्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आचरण की भूमिका, लेखक उदाहरण देते हैं। ये देखो, ये मैंने ऐसे पॉइंट में लिखा है, आपको जरूरी नहीं पॉइंट में लिखने को, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। एक झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मी भी सभ्य हो सकता है और वह अपने काम से प्रेम करता है और दूसरों के लिए सम्मान रखता है। ये लेखक ने उदाहरण दिया है निबंध के अंदर, तो ये भी आप आराम से लिख सकते हो। वहीं एक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी असभ्य हो सकता है और वह दूसरों को नीचा दिखाता है या घमंड करता है, तो वो सब नहीं है। ठीक है, दूसरों की सेवा और सम्मान, लेखक ने सेवा भावना को सभ्यता की आत्मा बताई है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ दूसरों की मदद करता है, वह सच्चे अर्थों में सभ्य है। विनम्रता और सहानुभूति, अगर कोई व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है और उनके लिए कुछ करने की भावना रखता है, तो वह समाज के लिए आदर्श है। लेखक कहते हैं कि दूसरों के आंसू पोंछने वाला ही सच्चा सभ्य मनुष्य है। ठीक है, सभ्यता का कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती, भाषा नहीं होता, बोली नहीं होती। समझ में आया? कुछ मुख्य बिंदु से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेखक का संदेश वही चीज़ है सभ्य के बारे में। निष्कर्ष, एक ऐसा निबंध है जो हमें सच्चे मानवीय गुणों की ओर लौटाने का आह्वान देता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दीपदान इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, जिन्हें डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है। ये दीपदान ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें 16वीं शताब्दी के चित्तौड़ की घटना को दर्शाया गया है। इस नाटक में पन्नादाई के अद्वितीय त्याग और बलिदान को केंद्रित में रखा गया है। यहाँ पर एक पन्नादाई है जिन्होंने कई ज़्यादा बलिदान दिया, बहुत बड़ा बलिदान दिया है, जो अभी आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। पहले हम फैमिली प्लॉटिंग समझ लेते हैं, कैरेक्टर्स प्लॉटिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्या था ये।
महाराणा सांगा। महाराणा सांगा को हम सब जानते हैं, बहुत ही महान और बहुत ही वीर थे वो। मेवाड़ के महान शासक जिनकी मृत्यु के बाद उन सत्ता का संघर्ष शुरू होता है। देखो ये रहे महाराणा सांगा जो अब मृत्यु हो चुकी है जिनकी। तो इनके दो बेटे हैं, विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह। विक्रमादित्य बड़े बेटे हैं, लेकिन इनका जो मन लगता है वो लगता है पहलवानी में। ठीक है, विक्रमादित्य बड़े बेटे हैं, लेकिन इनका जो मन लगता है वो पहलवानी में लगता है। तो इसी कारण ये डिसाइड किया जाता है इंटरनली कि उदय सिंह को हम आगे चल के अपना राजा बनाएंगे, महाराणा बनाएंगे। तो इसका मतलब उदय सिंह की देखभाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब एक और बात, इन लोगों की माँ भी नहीं थी, मतलब महाराणा सांगा जी की पत्नी का भी देहांत हो चुका था। तो इस केस में इनकी जो देखभाल करती थी वो करती थी हमारी पन्ना दाई। ठीक है, जो दाई होती है जो बच्चों को माँ की तरह पालती है, वो इनकी देखभाल करती थी। ठीक है, कुंवर उदय सिंह मैंने बताया महाराणा सांगा के छोटे पुत्र जो राज्य के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी वो होते हैं जो आगे चल के मतलब एक पद संभालते हैं। पन्नादाई चंदन पन्नादाई का ही पुत्र था, जो कि उदय सिंह के साथ खेलता था, यानी उदय सिंह के ही जोड़ीदार का था, बराबर का था। वनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। पृथ्वीराज महाराणा सांगा के एक भाई थे पृथ्वीराज, उनकी एक दासी पुत्र थी। दासी पुत्र का मतलब हो सकता है दासी के साथ विवाह किया हो या किसी संबंध बनाया हो, तो वहां पर दासी पुत्र थे जो कि थे बनवीर। ठीक है, बनवीर नाम का एक दासी पुत्र थे जो सत्ता प्राप्ति के लिए षड्यंत्र रचता है, और मेन जो विलन होता है वो बनवीर होता है। शामली अंतःपुर की परिचारिकता जो पन्ना के अच्छा ठीक है वो हटाओ, वो मैं समझा दूंगा। कीरत महल में झूठी पतले उठाने वाला बारी। समझ में आया? अब देखो पूरे समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं कहानी की तरफ कि किसने क्या किया था। कहानी का सारांश। कहानी की पृष्ठभूमि 1536 ईस्वी की है, जहां महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कुंवर सिंह मात्र 14 वर्ष के होते हैं। राज्य को देखभाल करने के लिए सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को नियुक्त किया जाता है। कहा जाता है कि जब तक हमारे जो उत्तराधिकारी हैं वो बड़े नहीं हो जाते तब तक आप राज्य की देखभाल करिए। बनवीर महत्वाकांक्षी और एक कुटिल होता है और वो राज्य पर पूर्ण अधिकार करना चाहता है। वो राजा बनना चाहता है। बनवीर एक रात्रि में दीपदान उत्सव का आयोजन करता है। तो होता क्या है कि एक बार दीपदान एक आयोजन का उत्सव किया जाता है, और दीपदान का मतलब होता है जब हम दिए को जो दीप होती है उसको दान करते हैं पानी में। आपने देखा होगा कभी कभार गंगा जी में या छठ पूजा जो होती है वहाँ पर देखा गया होगा कि पानी में दिया जलाकर गंगा जी में छोड़ा जाता है। तो ऐसे ही किसी फेस्टिवल का वो आयोजन करता है जिसका उद्देश्य कुंवर सिंह की हत्या करना होता है। वो सोचता है कि मुझे कुंवर सिंह की हत्या करनी पड़ेगी। पन्नादाई जो उदय सिंह की धाई माँ है, बनवीर के षड्यंत्र को भाप जाती है। कैसे भापती है? होता क्या है, महल में वो लोग बैठे रहते हैं, तो एक जगह होती है महल में जिसे हम अगर बात करें हरम भी कहते हैं, कि जिसमें राजा के जाने का वो होता है कि सिर्फ राजा जा सकते हैं या दूसरा कोई मर्द नहीं जा सकता। ठीक है, तो होता क्या है, सब ऐसे ही सब कुछ कल चल रहा होता है। तो उदय सिंह जो होते हैं वो जिद करते हैं बन्नादाई से कि मुझे भी बाहर जाना, बट बन्नादाई उनको ये मना करती है। उनसे कहती है कि ये खतरे से खाली नहीं होगा। वो मना कर देती है और उन्हें अंदर ही सुला देती है। किसको? उदय सिंह को। ठीक है, तो उसी वक्त वहाँ पे आती है उसका नाम क्या था यार, एक सेकेंड, जो हमारी 1 सेकेंड, हाँ शामली, सॉरी भूल गया था नाम, शामली। उसी वक्त हमारे पास शामली आती है उनके पास। किसके पास? पन्नादाई के पास। और उन्हें बताती है कि जो बनवीर है वो उस जगह पे घुस चुका है। वो जगह क्या कहते हैं, हरम आप लिख सकते हो। उस जगह पर घुस चुका है और उसने विक्रमादित्य का हत्या कर दी है। विक्रमादित्य की हत्या कर दी है, यानी उदय सिंह के बड़े भाई की हत्या हो चुकी है। ठीक है, तो उस समय पर क्या होता है कि जब मान लो जो हमारा क्या कहते हैं उसे बारी होता है, जो पत्तल उठाता है, ठीक है, जो छोटे मोटे काम करता है महलों के, वो आता है, उसकी एंट्री होती है। तो उसके पास एक टोकरी रहती है। ठीक है, उसके पास एक टोकरी रहती है। तो जो पन्नादाई होती है वो क्या करती है, उस टोकरी के अंदर उनको लिटा देती है। किसको? उदय सिंह को।
अब सैनिक हर तरफ से इनको घेर चुके होते हैं, चेकिंग चल रही होती है हर जगह, बट बारी को कोई चेक नहीं करता। उनको लगता है ये क्या ही षड्यंत्र रचेगा हमारे खिलाफ, तो उसी टोकरी में रह के महल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिर शामली जो है वो कहती है कि पन्नादाई अगर वो आया यहाँ पे, बनवीर आया और उसने देखा कि यहाँ पे नहीं है उदय सिंह, तो वो आपको मार देगा, और अगर आप मर गए तो फिर उदय सिंह का जिंदा रहना असंभव है। तो उस समय पर क्या करती है जो पन्नादाई होती है, वो उत्तराधिकारी को बचाने के लिए उस टोकरी के अंदर अपने बेटे चंदन को सुला देती है, अपने बेटे चंदन को सुला देती है, स्थान पर सुला देती है। बनवीर जो पहले ही महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर चुका होता है, उदय सिंह की कक्ष में प्रवेश करता है और पन्ना को जागीर का प्रलोभन देता है, मतलब पन्ना को लालच देता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत सारे पैसों से धनवान कर दूंगा। बट पन्ना उसको ठुकरा देती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर देता है, और उसी की आंखों के सामने उसके अपने ही बेटे की हत्या कर दी जाती है बनवीर के द्वारा। क्या समझ के? उदय सिंह समझ के। पन्ना अपने पुत्र को बलि देकर मेवाड़ के उत्तराधिकारी को रक्षा देती है। दिस इज अनबिलीवेबल। मुख्य संदेश: कर्तव्यनिष्ठ स्वाभाविक भक्ति। पन्नादाई की चरित्र कर्तव्य परायणता। भाई यह बहुत हार्ड वर्ड लिखे हुए है। आप देखो, सीधी सी बात है, पन्नादाई ने अपने कर्तव्य को निभाया, ठीक है, त्याग दिया, बलिदान किया, राजनीतिक षड्यंत्र को भापा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। इतने हार्ड वर्ड यार प्रोनाउंस नहीं किए जा रहे पूरी अच्छी एक बार में, तो वहाँ पर लिखने की तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। निष्कर्ष आप पढ़ लेना यहाँ पर। तो ये था हमारा कहानी का अंत जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, और इसी के साथ आपकी वीडियो भी यहाँ पर अंत होती है। एक निबंध जो एक लास्ट का रह गया वो छूट रखा है, क्योंकि उसके ज़्यादा PYQs मैंने देखे नहीं, बाकी जहाँ जाके देखे थे मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। मैं वहाँ पर PDF अपलोड कर दूँगा। एक और बात, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।